हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हम लोग अभी अपना बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्लोनिंग जब हम पढ़ रहे थे, एक सेकेंड, क्लोनिंग जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि क्लोनिंग जो है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है पौधों में और दूसरा होती है जंतुओं या मानव में। ठीक है, जंतु या मानव में कैसे होती है हमने देख लिया था, और इसके अंतर्गत हम स्टेम सेल भी देख चुके हैं। अब पौधों में क्लोनिंग या पौधों में स्टेम सेल का कैसे यूज किया जाता है वो देखेंगे, जिसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। आपसे इसके ऊपर टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो आज हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक है उत्तक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर। अब जब हमने क्लोनिंग के अंतर्गत स्टेम सेल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्टेम सेल। तो स्टेम सेल की क्षमता के आधार पर, किसके आधार पर? क्षमता के आधार पर। कौन सी क्षमता? कि एक स्टेम सेल हमारे शरीर के कितने अंगों का निर्माण कर सकती है। क्या वो हमारे जैसे पूरा एक जीव बना सकती है, या हमारे शरीर के सिर्फ अंगों का निर्माण कर सकती है, या हमारे शरीर के कुछ एक दो अंगों का ही निर्माण कर सकती है। इस क्षमता के आधार पर जब हमने स्टेम सेल को टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, यूनिपोटेंसी इस आधार पर बांटा था, तब हमने टोटीपोटेंसी पढ़ा था, है ना। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या था? टोटल पोटेंसी, कुल क्षमता या संपूर्ण क्षमता। मतलब वो स्टेम सेल जिसके अंतर्गत एक संपूर्ण मानव को, एक संपूर्ण ऑर्गेनिज्म को जनन करने की, उसके निर्माण की क्षमता होती है, उसको हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगी मैं इसको? पूर्ण शक्तता या संपूर्ण समर्थता, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है। अब मानव या जंतुओं की मैं जब बात करूं तो हमारा जो भ्रूण होता है, कितने दिन का? 16 से 14 डेज तक का जो फीटस होता है, उसके अंदर प्राप्त कोशिकाएं ही केवल टोटीपोटेंसी रखती है। उसके बाद जब हम कायिक कोशिकाओं से स्टेम सेल निकालते हैं तो वो या तो प्लूरीपोटेंट होती है, मल्टीपोटेंट होती है या यूनिपोटेंट होती है। मतलब भ्रूण के बाद में जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब चाहे उसकी प्लेसेंटा से हम स्टेम सेल निकालें, उसकी बोन मैरो से निकालें, उसकी ब्लड सेल से निकालें, उसके मस्तिष्क से निकालें, वो स्टेम सेल कुछ अंगों का ही निर्माण कर सकती है, लेकिन वो एक संपूर्ण जीव को निर्मित नहीं कर सकती है। अगर मैं यही बात पौधों में करूं तो चाहे आप पौधे की भ्रूण की अवस्था से कोई स्टेम सेल ले, या एक संपूर्ण पौधे के निर्माण के बाद उसकी पत्तियों से, उसके तने से, उसकी जड़ों से, उसके फलों से, कहीं से भी आप स्टेम सेल ले, पौधे की प्रत्येक स्टेम कोशिका, प्रत्येक स्तंभ कोशिका में पूरे के पूरे पौधे के निर्माण की क्षमता होती है। यानी कि हर पौधे की, हर स्तंभ कोशिका में एक संपूर्ण पौधे को जीवन देने की क्षमता होती है। इसलिए पादप कोशिकाएं जितनी भी होती है, जितनी भी स्तंभ कोशिकाएं होती है पादपों में, जितनी भी स्टेम सेल्स होती हैं, वो सारी की सारी किस क्षमता की होती है? टोटीपोटेंसी की। ठीक है। पौधों की इसी क्षमता का यूज करके, मतलब उनकी टोटीपोटेंसी का, पूर्ण शक्तता का यूज करके हम उत्तक संवर्धन पे चलते हैं। उत्तक संवर्धन किस सिद्धांत पर आधारित हुआ? फिर पूर्ण शक्तता के सिद्धांत पर, यानी कि टोटीपोटेंसी के सिद्धांत पर, जिसमें यह कहा जाता है कि एक पौधे की प्रत्येक स्तंभ कोशिका में संपूर्ण पौधे को निर्मित करने की क्षमता होती है। इसलिए अभी अगर हम नर्सरी में जाते हैं, अपने घर में मान लो आपको एक गुलाब का पौधा लगाना है, आप नर्सरी में गए, आप उसकी एक कलम लेकर आएंगे जिसके नीचे एक ऐसी गांठ सी बनी होती है, जिसको पूरी तरीके से पॉलिथीन से रैप करके बिल्कुल सुरक्षित रखा जाता है, और आप भी इसको सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। अगर ये खराब हो जाती है तो हमारा पौधा जीवित नहीं बचता है, मुरझा जाता है, हम उसको पौधे में स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, उत्तक संवर्धन की बात करते हैं, तो हमको ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? उस गुलाब के पौधे की पत्ती तोड़ेंगे या उसके पौधे को, फूल को तोड़ेंगे, उसके किसी भी अंग को निकालेंगे, वहां से स्टेम सेल को लेंगे, लेबोरेटरी में लेकर जाएंगे,
लेबोरेटरी में एक तश्तरी, एक डिश के अंतर्गत उसको वो सारा वातावरण देंगे जो उसके जनन के लिए आवश्यक है, यानी कि आवश्यक पोषक तत्व, ह्यूमस, सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर, जो भी उसको चाहिए वो सारी चीजें उसको देंगे और यहां पर उसका प्लांटेशन कराएंगे। धीरे धीरे वो विकसित होगा। यहाँ पे न उसमें पुष्पन अलग से करवाने की जरूरत है, अंकुरण के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, बीजोत्पादन की वेट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको किसी भी स्टेज में लाकर यहाँ पे डाल दो, वो धीरे धीरे विकसित होता जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको अगली डिश में, थोड़ा और बड़ा हुआ उसको फिर से अगली डिश में, ऐसे करके स्थानांतरित करते जाते हैं और एक संपूर्ण पौधे के रूप में हमको गुलाब का पौधा विकसित होकर मिल जाता है। तो क्या हुआ, जब हम किसी पौधे की किसी एक स्तंभ कोशिका को लेकर उससे संपूर्ण पौधे का विकास एक लेबोरेटरी में करते हैं, वहां पे मान लो गुलाब के पौधे को थोड़ा गर्म वातावरण या भारत में जैसा वातावरण है वैसा चाहिए, वो अंटार्कटिका के वातावरण में नहीं उग सकता है। अब हम अंटार्कटिका के अंदर एक ऐसी लेबोरेटरी बनाएंगे जिसका वातावरण भारत के वातावरण के जैसा होगा, उसमें हम डिश के अंदर जितने चाहे उतने गुलाब के पौधे बना सकते हैं। इसके लिए क्या हमको जमीन की जरूरत है? नहीं। बहुत ज्यादा सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है? नहीं। हमको अलग से उर्वरक डालने की जरूरत है? नहीं। किसी भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की, अतिरिक्त खर्चे की, अतिरिक्त जमीन की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप साधारण सी एक स्टेम सेल को लेंगे और उसको उत्तक संवर्धन पद्धति से एक संपूर्ण पौधे के रूप में निर्मित कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और अभी जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र का पानी जमीन पे आ रहा है, स्थल मंडल पे आ रहा है, उसको डुबोता जा रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति मानव गतिविधियों के कारण निरंतर उच्च उर्वरकों के उपयोग के कारण घटती जा रही है और जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है जब हमको खाद्यान्न की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमको जमीन की जरूरतों को हटाकर लेबोरेटरी में पौधे उगाने का एक तरीका मिला है, जो आने वाले समय में हमारी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को बना के रखेगा। अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से हमको भूमि की न्यूनतम उपलब्धता रही तब भी हम लेबोरेटरी में अपने पौधे को उपजा सकते हैं और हर तरह की जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबोरेटरी में हमारे पास एक सेल है। हमको चाहिए कि हम उसको शुष्क सहिष्णु बनाएं, मतलब मरुस्थल में हम चावल का पौधा उगाएं, हम उसको उस स्टेज में वो जीन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम नागफनी के पौधे को समुद्र तट पे उगाएं, तमिलनाडु में जाके उगाएं, हम वहां पर उसमें वैसा जीन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक गेहूं के बीज से 100 टन गेहूं उगाए, हम उसमें अति उत्पादकता वाला जीन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक पौधे में संपूर्ण रूप से उसके निर्माण की, उसमें जैसा चाहे वैसा परिवर्तन करने की अपार क्षमताएं, स्कोप मौजूद है। किसकी वजह से? इस टिश्यू कल्चर की वजह से। अब देखते हैं इसके फायदे क्या है, ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, हमको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा तो हमको लिखना कैसे है। उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर पूर्ण शक्तता के सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण शक्तता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। यह पूर्ण शक्तता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे के निर्माण में सक्षम है। इसका जनक कौन है? उत्तक संवर्धक का ये जो थ्योरी है, संकल्पना है, ये कौन लेकर आया? हेबरलैंड। इसको उत्तक संवर्धन का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कौन है? ये ऐसे लिखा हुआ है, हेबरलैंड। ठीक है, इन्होंने क्या बताया अब उस पे चलते हैं। अर्थात मतलब ऊपर जो डेफिनेशन बताई है उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखा है, इसके अंदर किसके अंतर्गत? टिश्यू कल्चर के अंतर्गत, यानी उत्तक संवर्धन के अंतर्गत पौधे की किसी कोशिका अथवा उत्तक को उचित पोषक माध्यम पर एक पूरे पौधे के रूप में सृजित किया जा सकता है। इसमें पौधे या जंतु की कोशिका, उत्तक या अंग को अलग कर उनका नियंत्रित ताप, दाब और अनुकूल परिस्थितियों में विशेष पात्रों में संवर्धन किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत पुष्पन, बीजोत्पादन, अंकुरण के बिना ही पौधे तैयार किए जा सकते हैं। पोषक तत्वों में ऊर्जा की आपूर्ति मुख्यतः सुक्रोज द्वारा होती है। इसका मतलब क्या हुआ? पौधे अपना जो खाना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त कर रहे थे, वो हम उनको किस माध्यम से दे रहे हैं? सुक्रोज के द्वारा दे रहे हैं। अन्य पोषक तत्व अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, लवण, विटामिन आदि के रूप में होते हैं। इसके फायदे क्या हैं? अब अगर हम इस विधि से पौधों का जनन करते हैं, पौधों का उत्पादन करते हैं, आने वाले समय में टिश्यू कल्चर के बेसिस पे खेती करते हैं, इन सबसे हमको क्या फायदा होगा वो देखते हैं।
पहला फायदा, इससे विभिन्न जलवायु दशाओं और प्रतिकूल जलवायु क्षेत्रों में भी उत्पादकता प्रदान करने वाली प्रजातियों का विकास संभव है। मैंने क्या बोला आपको कि अर्जेंटीना में, अंटार्कटिका में जाके हम गुलाब का पौधा उगा सकते हैं। क्यों? लेबोरेटरी के अंदर हमको पौधे को उगाना है। जैसा वातावरण उस फसल को चाहिए, हम उस टेम्परेचर का वातावरण उस लेबोरेटरी में निर्माण कर सकते हैं। तो अलग अलग जलवायु की दशाओं की फसलों को हम किसी भी जलवायु में उपजा सकते हैं। इसका उपयोग अल्प अवधि की अधिक पैदावार वाली और रोग रोधी फसलों को तैयार करने में किया जा रहा है, जो जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है, ज्यादा 4 महीने 8 महीने तक जिनका जीवन काल नहीं होता है। पौधों में वांछित गुणों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है जीन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू। कुछ विशेष प्रकार के यौगिकों के निर्माण में भी यह उपयोगी है। यौगिकों के निर्माण में कैसे? बहुत सारे प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको बनाने की क्षमता पौधों के अंदर प्राप्त प्रोटीन में होती है। अभी जो हम प्लास्टिक बनाते हैं वो पर्यावरण के लिए कितने नुकसानदायक है ये हम सबको पता है। जो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो समुद्र में जाके समुद्री पारितंत्र को कितनी भयावहता के स्थान पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये जब हम पर्यावरण पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा। लेकिन अब वैज्ञानिकों को पता चला कि पौधों के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको हम बहुलक के रूप में बनाकर और उसका हम प्लास्टिक निर्माण कर सकते हैं। अब वो प्रोटीन का निर्माण के लिए जो कि इस विशेष पौधे में मिलता है, मान लो एक से एक पौधा है जिसके अंदर वो विशेष प्रोटीन मिलता है जिससे हम क्या बना सकते हैं? प्लास्टिक। हमने इस पौधे का लेबोरेटरी में ढेर सारा उत्पादन किया, ढेर सारी ऐसी फसल उपजाई, उसमें से वो प्रोटीन निकाला और अब हम प्लास्टिक बना रहे हैं। वो प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वही यौगिकों के निर्माण में भी उपयोगी है। इस तकनीक से श्रृंगार सामग्रियों में प्रयुक्त लाल रंग का यौगिक शिकोकीन भी तैयार हो रहा है। वही आपको जो प्रोटीन चाहिए उस पौधे को हम क्या कर रहे हैं? लेबोरेटरी में उगा रहे हैं। भ्रूण संवर्धन और क्लोन की उत्पत्ति, क्लोन ही तो उत्पन्न कर रहे हैं। एक छोटे से पौधे से सेम उसकी फोटोकॉपी ढेर सारी बनाते जा रहे हैं। पूरे वर्ष पौधों का विकास संभव, मौसम का असर नहीं, क्योंकि पूरे वर्ष हम एक लेबोरेटरी के अंदर ठंडी का वातावरण भी रख सकते हैं, पूरे वर्ष हम एक लेबोरेटरी के अंदर गर्मी का भी वातावरण रखते हैं। तो जिस पौधे को जिस तरह का वातावरण चाहिए, हम पूरे साल उस पौधे के लिए लेबोरेटरी के अंतर्गत वो वातावरण उत्पन्न करा के पूरे साल हम उस पौधे को उपजा सकते हैं। बहुत कम स्थान की आवश्यकता, क्योंकि हम उसको लेबोरेटरी में उगा रहे हैं। तो अब आपसे उत्तक संवर्धक एक तो आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, टिश्यू कल्चर आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, या 2019 में 6 नंबर में और 2020 में 5 नंबर में पूछा जा सकता है। आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है। आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में टिश्यू कल्चर नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो भी आपके पास पर्याप्त साधन है, आप उनको लिखोगे 300 नंबर तक आपके वर्ड्स हो जाएंगे आराम से। वैसे वो नहीं पूछेगा दीर्घोत्तरीय में, आपसे इतना श्योरिटी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो है बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में और क्या यूज है। पहला यूज हमने देख लिया टिश्यू कल्चर, अब हम दूसरा देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, जिससे हम क्या बनाते हैं? जिनांतरित फसलें या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, जिनको हम जीएम क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। अभी तक डे 1 से जो हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, बेसिकली हमने उसका उपयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। पूरा का पूरा मानव क्लोनिंग के थ्रू बन रहा है। हम अपने बेबी को डिजाइन कर पा रहे हैं, डिजाइनर बेबी बन रहा है। हम बड़ी बड़ी बीमारियों का बहुत ही सरलता के साथ इलाज कर पा रहे हैं, चाहे उनका जीन ट्रांसप्लांटेशन करके हो, चाहे पूरा का पूरा मानव अंग निर्मित करके उनको ट्रांसप्लांट करना हो, चाहे टीके का बनाना हो, वैक्सीन का निर्माण करना हो। ये सारी चीजें उस स्तर पर जाकर हो रही है जो आज से 50 साल पहले के मानव ने कल्पना भी नहीं की होगी। इतना ज्यादा एडवांसमेंट, इतना ज्यादा उन्नति हुई है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में। अब इसी बायोटेक्नोलॉजी ने आपके कृषि क्षेत्र में भी क्या कर दी है? क्रांति ला दी है। इसने कृषि क्षेत्र को भी जमीन से सीधे आसमान में पहुंचा दिया है। पहले जो गेहूं 1 किलोग्राम बीज में 1 किलोग्राम बीज से केवल हम 100 टन गेहूं उपजा पा रहे थे, अब
इस बायोटेक्नोलॉजी के यूज से हमने गेहूं के बीजों में ऐसे जीन को ट्रांसप्लांट किया कि अब यही 1 किलोग्राम गेहूं के बीज हमको 100 टन की जगह 10 गुना ज्यादा उपज दे रहे हैं। कितनी? 1000 टन की उपज दे रहे हैं। किसानों के लिए तो चांदी। पहले किसानों की फसल छोटे छोटे कीड़े आके बर्बाद कर जाते थे और किसानों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होना पड़ता था। अब हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके उन फसलों के अंदर ऐसे जीन आरोपित कर दिए कि जैसे ही कोई कीड़ा उस फसल को खाता है तुरंत मर जाता है। हमारा कीटनाशक का खर्चा बच गया। हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पौधों के अंदर निफ जीन ट्रांसफर किया जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, यानी कि अब प्रत्येक पौधा खुद से नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकता है। पहले केवल दलहनी पौधों में जो राइजोबियम जीवाणु होते थे वो कर पाते थे, तो अब धीरे धीरे समय वो आएगा जब हमको हमारी फसलों में यूरिया डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी ने चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। किसान जो पहले बेलों से जुताई करता था ट्रैक्टर तक आया और अब ऐसी फसलें उत्पन्न हो रही है जो सीधे लेबोरेटरी में हो रही है। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, धूप में अपने आप को तपाने की जरूरत नहीं है, मिट्टी की जुताई की जरूरत नहीं है, फिर उसका वापस से उखाड़ना, उसमें से पौधों में से अपनी फसल को निकालना, कोई मेहनत नहीं करनी है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी ने जीवन को आसान बना दिया है। विज्ञान करता क्या है? यही करता है ना, धीरे धीरे वो मानव जीवन को अनुकूल बनाते हुए आसान करता जाता है, सरल करता जाता है। पहले व्यक्ति हाथ से कपड़े धोता था, कुएं में से पानी निकालता था, हैंडपंप में से पानी निकालता था। इतनी मेहनत करके औरतें 2-2, 5-5 किलोमीटर 3-3, 4-4 घड़े अपने सिर पे रखकर अपने घर पे ले जाती थी। अब बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या डेवलपमेंट किया? घर में पानी आता है, कपड़े भी वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। मुझे नहीं पता आज के बच्चों ने कभी अपने सिर पे घड़ा भी रखा होगा। क्या हुआ? जीवन आसान हो गया। किसने किया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया। वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी ने भी हमारे जीवन को चमत्कृत रूप से परिवर्तित कर दिया है। अब हम ये किस में देखेंगे? कृषि के क्षेत्र में। मेन हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है जीनांतरित फसलें या आंशिक रूप से संशोधित फसलें। हम इनकी डेफिनेशन पे आते हैं। आपको सबको पता है कि आप आराम से यहां पे इनको वर्ड को तोड़कर इनकी फसलों की डेफिनेशन निकाल लेंगे। जीनांतरित फसलें, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें। अब मुझे बताओ, अगर आप लोग मेरा लेक्चर डे 1 से देख रहे हो बायोटेक्नोलॉजी का, तो आपको मुझे इनकी डेफिनेशन बताने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा ही होगा, पढ़ा मैं कुछ रही हूं, एग्जाम में कुछ आएगा। मैं आपको फोरेंसिक साइंस पढ़ा दूंगी, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा? फोरेंसिक साइंस में सूक्ष्म जीवों का उपयोग बताओ। पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी सूक्ष्म जीव पर आधारित है। हम किस में से छोटे छोटे जीन निकाल के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर रहे हैं? बैक्टीरिया में से, वायरस में से। टीका किससे बना रहे हैं? बैक्टीरिया और वायरस के जीन को, प्रोटीन को निकाल के। हर जगह सूक्ष्म जीव का उपयोग हो रहा है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि अप्लाइड फॉर्म आपको अपने दिमाग से विकसित करना है। हर चीज स्पून फीडिंग के थ्रू नहीं दी जा सकती है। कुछ चीज हमारा दिमाग खुद अपने लिए तैयार करता है और वो आपको कोई भी पढ़ा दे, दुनिया का कितना भी बेस्ट से बेस्ट टीचर पढ़ा दे, अप्लाइड नॉलेज इंसान खुद अपनी एबिलिटी के बेसिस पे सीखता है। हर चीज आपको स्पून फीडिंग के थ्रू नहीं तैयार की जा सकती है। अगर अब आपने पढ़ी है डेफिनेशन हर चीज की, बायोटेक्नोलॉजी का डे 1 से लेक्चर देखा है, तो हम चलते हैं। हमने जीनांतरित वर्ड सुना है, ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक को मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू समझाया था, हाइब्रिडाइजेशन, या यही क्या है आपका? जेनेटिकली मॉडिफाइड, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल। मतलब एक कोई पौधा है, उसके अंदर हम कोई वांछित लक्षण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गेहूं का पौधा तेजी से उत्पन्न हो और बहुत ऊंचाई तक उत्पन्न हो। हम चाहते हैं कि गन्ने का पौधा हमको इतनी ज्यादा मात्रा में रस दे कि हम उससे बहुत सारी चीनी बना दें। हम चाहते हैं कि चावल का पौधा हमको विटामिन ए भी दे कार्बोहाइड्रेट के साथ। मतलब हम उसमें कोई वांछित लक्षण चाहते हैं। हम उसके अंतर्गत किसी दूसरी प्रजाति से वो जीन लेकर ट्रांसप्लांट कर देंगे तो वही पौधा क्या बन जाएगा? ट्रांसजेनिक फसल। क्योंकि हमने उसके जीन में कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ संशोधन किया। चावल का पौधा जो केवल हमको कार्बोहाइड्रेट दे रहा था, अब वो हमको विटामिन भी दे रहा है। गेहूं का पौधा जो केवल 100 टन हो रहा था, अब वो 1000 टन हो रहा है। उसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई, यानी उसके जीन में कोई चेंजेस किए, इसलिए वो क्या हो गई? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल। एक पौधे में जब हम किसी दूसरी प्रजाति के वांछित लक्षणों के जीन को आरोपित कर देते हैं तो वो फसल क्या
बन जाती है? ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। चले डेफिनेशन पे। क्या लिखा है आपके नोट्स में? टॉपिक का नाम है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। टॉपिक शुरू होता है पारजीनी या जीन संवर्धित फसलें। देखो हिंदी में कुछ भी नाम है, पारजीनी फसल आ गया। आप बोलोगे हमने तो ट्रांसजेनिक पढ़ा था, जीनांतरित पढ़ा था, ये पारजीनी कहां से आ गया? इसीलिए बोल रही हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहां पे आपको इंग्लिश टर्म कंपलसरी याद करनी है, चाहे आप हिंदी मीडियम के बहुत ही मेधावी छात्र हो तब भी आपको इंग्लिश टर्म याद करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इंग्लिश में क्या लिखा है? ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आते हैं इनकी डेफिनेशन पर। क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन में? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जब किसी फसल में ऐसे बाहरी जीन को प्रविष्ट कराया जाता है जो कि उस फसल में विद्यमान नहीं है, तो इस तरह की फसल को ट्रांसजेनिक फसल कहते हैं। अब आप अपनी खुद की डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जब किसी फसल में किसी वांछित लक्षण के बाह्य जीन को आरोपित किया जाता है तो उस फसल को ट्रांसजेनिक फसल या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। जो आपको याद रहे, अब ये सब आपका अप्लाइड नॉलेज है, आपने अभी तक बायोटेक्नोलॉजी को बार बार पढ़ के जो सीखा वो सब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ना? यही आप देखोगे कि जब हम बीटी कपास बनाएंगे, जब हम महाधान पढ़ेंगे, फ्लेवर सेवर टमाटर पढ़ेंगे, सब कुछ अप्लाइड है। मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रही हूं। जो अभी तक हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक एडिटिंग में ये सब पढ़ा है वही अब हम यहाँ पे अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं इसमें। अगर हम किसी फसल में कोई जीन आरोपित कराते हैं तो उसमें कुछ विशिष्ट गुण आ जाएंगे। वैसे हम बहुत सारे लाभ पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपसे 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कितना लिखना है? तो बस इतने से 3-4 पॉइंट लिख के आपको अपना आंसर खत्म करना है। क्या क्वेश्चन, क्या लिखा है आगे? इस प्रकार बाह्य जीन प्रविष्ट कराकर फसलों में कुछ विशिष्ट गुणों का विकास किया जा सकता है। बट ऑब्वियस सी बात है, हम जीन आरोपित ही इसलिए करा रहे हैं कि उस फसल के अवांछित लक्षणों को हटा के हमारे द्वारा चाहे हुए लक्षण उसमें आरोपित कर दे, मतलब उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज आ जाएंगी। रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, या फसलों की गुणवत्ता और उत्पादक में वृद्धि, जल की आवश्यकता को कम करना, जैसे चावल के पौधे को हमने उत्तर प्रदेश से निकाल के राजस्थान की मरुभूमि में उगा दिया। प्रोटीन और खनिजों की मात्रा बढ़ाकर अधिक पौष्टिक बनाना, ये अभी हम पढ़ेंगे जब हम गोल्डन राइस पढ़ेंगे कि हम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके कैसे चावल के पौधे से, जो केवल हमको कार्बोहाइड्रेट देता है, उससे हम विटामिन ए भी प्राप्त करेंगे। अब हम किस प्रकार से ट्रांसजेनिक फसलों का निर्माण कर सकते हैं? हम 2 प्रकार से ट्रांसजेनिक फसलों का निर्माण कर सकते हैं। पहला, अप्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण द्वारा, और दूसरा प्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण द्वारा। जब मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको टूल्स बताए थे। उन टूल्स में मैंने आपको वाहक भी बताया था, ठीक है? टूल्स में हमने देखा था आणविक कैंची, फेविकोल जैसा लाइगेज और वाहक, जो उस पर्टिकुलर जीन को हमारे शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट करने में हमारी मदद करता है। तो प्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण में क्या होता है? हमको वाहक की जरूरत नहीं है। मतलब आपने आणविक कैंची से जाके किसी जीन को काटा, उसको एक इंजेक्शन में लिया और सीधे वो जिस फसल में आप चाहते हो उसमें इंजेक्ट करा दिया, मतलब डायरेक्ट, किसी वाहक का यूज नहीं किया। तो वो क्या हो गया आपका? प्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण। एक बीजपत्री पौधों के लिए पार्टिकल गन विधि, मतलब जो मैं इंजेक्शन बोल रही हूँ उसकी जगह कोई गन हो सकती है, पार्टिकल गन जो बहुत छोटी होती है, सूक्ष्म इंजेक्शन विधि आदि द्वारा हो, वो कौन सा होगा? प्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण। और अप्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण द्विबीजपत्री पौधों के लिए प्लाज्मिड वाहक द्वारा, मतलब यहाँ पे अब हमने किसका यूज कर लिया? वाहक का। तो वो कौन सा हो गया? अप्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण। अब एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री पौधे क्या होते हैं वो आप आपकी जनरल साइंस में देखना। इतना समझ में आ गया आपको? जब हम डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तब हम वाहक का यूज नहीं करेंगे, हम पार्टिकल गन से या माइक्रो इंजेक्शन से डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे, या फिर अप्रत्यक्ष होगा तब हम वाहक लेके आएंगे, चाहे हम प्लाज्मिड लेकर आए, चाहे हम यीस्ट लेकर आए, डिपेंड ऑन द जीन। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाता है सिर्फ ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है,
मान लो आपसे 3 नंबर में से पूछ लिया जीएम क्रॉप्स, इतना सा लिखा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आप डेफिनेशन दोगे और एक आधा उसका पॉइंट, उसका फायदा बता दोगे, जैसे उत्पादकता में वृद्धि, शुष्क सहिष्णु, लवण सहिष्णु फसलों का उत्पादन संभव। और 5 नंबर में आता है तो कितनी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आप बना सकते हो, वो 2 पॉइंट और आपने बता दिए कि प्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण या अप्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण, डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि जितनी भी ये टेक्निक्स है जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स, उससे हम कितनी तरह की फसलें बना सकते हैं जिनको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 क्रॉप्स हम पढ़ेंगे। उसमें से आपका गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल 3 नंबर में आपसे पूछा जा चुका है ना। इस बार क्या चांसेस है, या तो वो इसको रिपीट करेगा या फ्लेवर सेवर टमाटर आपसे पूछेगा या जीएम सरसों, ये 3 पूछने की संभावना है। बाकी ये सब पुराने हो गए हैं, ये हमको नॉलेज होना चाहिए कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, ताकि अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 11 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हम उसको लिख पाए, इतना हमें पता होना चाहिए। बाकी 3 नंबर या 5 नंबर में वो पूछेगा तो इन 3 में से कुछ उठाएगा, या तो गोल्डन राइस को रिपीट करेगा, फ्लेवर सेवर टमाटर बहुत ज्यादा न्यूज में है इसको पूछ सकता है, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों पूछेगा। ठीक है, कैसे बनती है, क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है इन फसलों के, इनके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले उठाते हैं बीटी कपास को। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक शुरू करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, बीटी कपास। पूरा नाम लिखो बीटी का तो इसको बोलते हैं बेसिलस thuringiensis कपास। कपास तो आपको पता है एक पौधा है जिससे हम सूती कपड़ा बनाते हैं। बेसिलस thuringiensis क्या है, बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है। क्या है बेसिलस thuringiensis, एक बैक्टीरिया। अब कपास को बीटी कपास बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या देख रहे हैं हम, कपास को बीटी कपास बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलते हैं नॉर्मल कपास के ऊपर। किसके ऊपर, सामान्य कपास। सामान्य कपास का पौधा जैसे ही उसकी कोपले फूटती थी, मतलब जैसे ही उसमें 1-2 पत्तियां आती थी, कलियां आती थी, वैसे ही एक कीड़ा होता था, वो आता था और इसको खा जाता था। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई कीड़ा आके कपास की पत्तियों को खा जाएगा तो पौधा प्रकाश संश्लेषण किससे करेगा, भोजन नहीं बना पाएगा तो खाएगा क्या, और मुरझा के समाप्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे कपास की पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, किसानों को नुकसान होता था, किसान आत्महत्या करते थे। इसके लिए किसान क्या करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो बहुत महंगा भी पड़ता है। कीटनाशक जब श्वसन के द्वारा किसानों की श्वसन तंत्र में जाता है तो उनको श्वसन से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड बहुत सारे रोग होते हैं, कैंसर जैसे रोग होते हैं। तो किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए और कपास की उत्पादकता में वृद्धि के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका ढूंढा। वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस कीटनाशक में ऐसा कौन सा जहरीला तत्व है जिसकी वजह से ये कीड़ा मर जाता है। अगर हम उस जहरीले तत्व को इस कपास के पौधे में ही इंसर्ट करा दें तो जैसे ही वो कीड़ा इस कपास की पत्ती को खाएगा खुद ही मर जाएगा। तब क्या आपको उसके ऊपर कीटनाशक डालने की जरूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि अब आपका कपास का पौधा ही इतना सक्षम हो गया है कि जैसे ही कोई कीड़ा उसको खाएगा वो मर जाएगा, तो बाकी उसकी पूरी पत्ती बच जाएगी, वो आसानी से प्रकाश संश्लेषण करेगा और बहुत अच्छी उपज देगा। इसके लिए वैज्ञानिक गए वो कीड़ा ढूंढने के लिए, वो बैक्टीरिया ढूंढने के लिए जहां से उनको वो जहरीला तत्व मिलेगा। तो उनको मिट्टी के अंदर मिला बेसिलस thuringiensis। क्या मिला, बेसिलस thuringiensis। ये बेसिलस thuringiensis एक प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। ये प्रोटीन बहुत ही जहरीला होता है। ये प्रोटीन किस जीन के द्वारा बनाता है, कौन से जीन के द्वारा, CRY1AC जीन के द्वारा। क्या मिला वैज्ञानिकों को, इस कपास के अंदर वो जहरीला तत्व डालना है जिससे ये कीड़ा तुरंत खा के मर जाए। इसके लिए वैज्ञानिकों को मिट्टी में एक बैक्टीरिया मिला जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis। वो CRY1AC जीन के द्वारा एक ऐसा जहरीला प्रोटीन बनाता है कि अगर ये कीड़ा उसको खाएगा तो वो तुरंत मर जाएगा। तो हमने इस बेसिलस thuringiensis से
ये Cry1AC जीन निकाला। कैसे निकालेंगे? हम अपनी आणविक कैंची लेके जाएंगे। कौन सी आणविक कैंची? चाहे वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो या फिर आपका CRISPR-Cas9 हो, वो जाके क्या करेगा? इसको काट देगा। तो हम बेसिलस थुरेजिनेसिस में से Cry1AC जीन निकालेंगे और इसको हमारे वाहक में डालेंगे। वाहक कौन होगा? ये तो प्लाज्मिड होगा या यीस्ट होगा या और जो हमने वाहक पढ़े थे वो। जब ये उस वाहक में जाएगा, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, उसके बाद हम इसको किस में ट्रांसप्लांट कर देंगे? कपास के पौधे में। अब ये नॉर्मल कपास का पौधा क्या बन गया? बीटी कपास। किस चीज के लिए सक्षम हो गया? कीड़े को मारने के लिए। क्या क्या फायदे हुए? पहला फायदा, अब हमको कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं है, पैसे बच गए किसानों के। दूसरा, फसल की उत्पादकता में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि कोई कीड़ा फसल को बर्बाद नहीं कर सकता, तो फसल उत्पादकता में बहुत ज्यादा वृद्धि। इससे क्या होगा? किसानों की आय में वृद्धि, तो किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा बीटी कपास और बीटी कपास से होने वाले फायदे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 1 साल 2 साल और विद इन 2 इयर्स कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स दिखे। क्या दिखे? नकारात्मक प्रभाव। क्योंकि बीटी कपास के बारे में 2 चीजें और हमें पता होना चाहिए। बीटी कपास अखाद्य, कपास को हम खाते तो है नहीं, क्या बनता है इससे? सूती कपड़ा या कोई और प्रोडक्ट। लेकिन हम क्या करते हैं? खाते हैं क्या इसको? नहीं। तो पहला, बीटी कपास अखाद्य है, सूती कपड़ा बनता है। दूसरा, बीटी कपास भारत की ऐसी पहली वाणिज्यिक फसल है, ऐसी पहली वाणिज्यिक फसल है जिसे ट्रांसजेनिक यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड होने के बावजूद गवर्नमेंट ने अनुमति प्रदान की है लोगों के यूज के लिए। मतलब अभी तक भारत में एकमात्र ट्रांसजेनिक क्रॉप जो वाणिज्यिक लेवल पे उगाई जा रही है, लोगों के द्वारा यूज की जा रही है, कौन सी है? बीटी कपास, और वो भी अखाद्य है। मतलब उससे सिर्फ कपड़ा बनता है, कोई और प्रोडक्ट बनता है, हम खाते पीते नहीं है। ठीक है, तो अब नकारात्मक प्रभाव क्या सामने आया? पता चला कि जहां जहां पे वो बीटी कपास था, अब उसके अंदर क्या था? कोई जहरीला तत्व। तो पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश का वारंगल, यहां की गाय, भैंस, बकरियों ने जब इस बीटी कपास के बचे हुए अपशिष्ट को, भूसे को खाया तो उनकी हो गई मृत्यु। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था? जहरीला प्रोटीन। जब वो जहरीला प्रोटीन किसी कीड़े को मार सकता है तो इस प्रोटीन का जो जहर है वो इनके ऊपर भी तो असर करेगा, तो इनकी मृत्यु हो गई। दूसरी चीज, क्योंकि इससे हम क्या बना रहे थे? कपड़ा। तो धीरे धीरे पता चला कि भारत के किसान परिवारों में या फिर सूती कपड़े का उत्पादन करने वाले परिवारों में एक प्रकार के त्वचा रोग उत्पन्न हुए और उनका कोई इलाज नहीं था। शुरू शुरू में तो समझ में भी नहीं आया लोगों को कि ये जो त्वचा रोग है वो इस बीटी कपास के कारण हो रहे हैं। तीसरा और सबसे भयावह रीजन था, वो कीड़ा जिसके लिए हमने ये जहरीला प्रोटीन बीटी कपास में डाला, उसने इस प्रोटीन के लिए अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बना ली। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे उत्पन्न होती है मैं प्रीवियस लेक्चर में बार बार समझा चुकी हूं। नहीं पता है तो एक बार जाके कोई भी प्रीवियस लेक्चर उठा के देख लेना। तो क्योंकि इस पौधे ने उस प्रोटीन के लिए, कीड़े ने प्रोटीन के लिए अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बना ली, अब वो कीड़ा आराम से कपास की फसल खाता है, उसको नष्ट करता है, उसके ऊपर इस जहरीले प्रोटीन का कोई असर नहीं होता है। तो क्या है तीसरी समस्या? कीड़े में प्रोटीन के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई है। अब अगर किसानों को इस कीड़े को मारना है तो पहले अगर वो नॉर्मल क्षमता का कीटनाशक डालते थे, मान लो वो 100 रुपए का मिलता था, अब उनको उच्च क्षमता का कीटनाशक यूज करना पड़ता है जो और ज्यादा महंगा होता है। मतलब किसानों की जेब पर दुगनी मार पड़ी, यानी उच्च क्षमता का कीटनाशक चाहिए जो और महंगा होता है।
समझ में आया? फायदे के लिए लेकर आए थे, लेकिन ये क्या बन गया? नुकसान। और जिन जिन एरिया में कपास की फसल होती है उन एरिया में पिछले 2-4-8 सालों में किसानों की आत्महत्या में वृद्धि की समस्या देखी गई। तो ये था बीटी कपास। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, बीटी बैंगन। बैंगन नाम से समझ में आ गया होगा कि खाने की फसल है, और बीटी वही बेसिलस थुरिजिनेसिस। तो जो समस्या कपास के पौधे में थी कि कोई कीड़ा कपास के पौधे की कलियों को खा के उसको बर्बाद कर देता था, वैसे ही जैसे ही बैंगन का फूल आया, ये कीड़ा आता था, इसको खाता था और अंदर से खोखला बना देता था, तो वो बैंगन काम का नहीं रहता था। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऊपर से कीटनाशक डालने से अच्छा है बैंगन के पौधे में ही जहर डाल दो। तो उन्होंने बेसिलस थुरिजिनेसिस से सेम प्रोटीन निकाला, कौन सा? Cry1AC जीन, और इसको लेकर किस में डाल दिया? बैंगन ने। तो नॉर्मल बैंगन क्या बन गया? बीटी बैंगन। भारत में सन 2009 में इसको अनुमति भी मिल गई कि वाणिज्यिक स्तर पर आप बीटी बैंगन की फसल का उत्पादन करो, लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी पर्यावरणविद और स्वास्थ्यविद थे उन्होंने बड़े पैमाने पर आंदोलन करके बीटी बैंगन के वाणिज्यिक उत्पादन को रोक दिया। क्यों रोका? पहला, उन्होंने बोला कि उस कपास के पौधे में जो जहर था उससे गाय भैंस मर गई, मतलब कीड़े के ऊपर जो जहर काम कर रहा था वो गाय भैंस के ऊपर भी काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मानव के ऊपर भी काम करेगा, तो मानव के स्वास्थ्य को खतरा। दूसरा, जिस तरह से कपास के पौधे के लिए उस कीड़े ने रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली, वैसे ही बैंगन के पौधे के लिए भी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली, तब आप क्या करोगे? और अगर ये बीटी बैंगन का जो जीन है वो उड़ के दूसरी फसलों पे चला गया, उनको भी जहरीला बना दिया, तो हमारी जैव विविधता को भी खतरा रहेगा और दूसरी फसलें भी क्या होती जाएंगी? जहरीली बनती जाएंगी। तो ये सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए 2009 का एंड आते आते गवर्नमेंट ने बीटी बैंगन के वाणिज्यिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और इसको फिर से अनुसंधान और शोध के लिए भेज दिया कि पहले आप पूरा अच्छे से इसके ऊपर मेडिकल रिसर्च करो कि अगर हम बीटी बैंगन को मार्केट में लेकर आते हैं तो इससे लोगों के स्वास्थ्य को कितना नुकसान होगा, मृदा की उर्वरता और मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को कितना नुकसान होगा, पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, जैव विविधता को कितना नुकसान होगा। ये पूरा एनवायरमेंट और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करने के बाद ही हम बीटी बैंगन को वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने की अनुमति देंगे। तो बीटी बैंगन पे लग गई रोक। उसके बाद आया जीएम सरसों सन 2011 में या सन 2016 में। इसका नाम था जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, या इसको नाम दिया था DMH11 सरसों। पूरा नाम क्या था इसका? धारा मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों ही होता है, हाइब्रिड यानी संकर 11 सरसों। किसने बनाया? ये बनाया था हमारे ही यहाँ के वैज्ञानिकों ने। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिक थे दीपक पेंटल। क्या नाम था? दिलीप पेंटल या दीपक पेंटल, ऐसी कुछ नाम था, शायद दीपक पेंटल। अभी हम नोट्स में कंफर्म कर लेंगे नाम को। उन्होंने और उनकी टीम ने देखा कि भारत में तिलहन और दलहन का उत्पादन बहुत कम होता है, भारत को बाहर से बहुत ज्यादा आयात करना पड़ता है, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा की भी अपव्यय होता है, और दूसरा भारत में पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने सरसों के अंदर ऐसा जीन डाला जिससे सबसे पहले तो इसकी उत्पादकता में 30% की वृद्धि हुई। किसमें? उत्पादकता में। यानी पहले अगर किसी फसल से 100 किलो गेहूं हो रहा था तो अब उस पर 30% की और वृद्धि हो गई। उत्पादकता में 30% की वृद्धि हुई। दूसरा, ये बन गई खरपतवार नाशी। मतलब अब अभी क्या होता है, जब हम फसल उगाते हैं तो खरपतवार को मारने के लिए थोड़ा सा कीटनाशक हर्बिसाइड्स वगैरह डालते हैं, या उखाड़ के उन खरपतवारों को खत्म किया जाता है। जब खेत की जुताई की जाती है तो उसका एक एम ये भी होता है कि खरपतवारों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के बीज के अंदर वो जहर है कि उसके आसपास कोई खरपतवार उत्पन्न ही नहीं होगी। अब इसके फायदे तो अच्छे थे कि हमको तिलहन का आयात भी नहीं करना पड़ेगा। पहली चीज क्या होगी? तिलहन का आयात नहीं करना पड़ेगा हमको तेल के लिए, तो हमारा क्या बचेगा?
विदेशी मुद्रा की बचत, दूसरा उत्पादकता में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं पोषण में सुधार होगा, तीसरा ये खरपतवार नाशी हो गया है तो किसानों के पैसे खरपतवार नाशी के लिए बचेंगे, लेकिन फिर से हमारे पर्यावरणविद आए, स्वास्थ्यविद आए और उन्होंने बोला कि इस जीएम मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों से सबसे ज्यादा नुकसान है मधुमक्खियों को। किसको है सबसे ज्यादा नुकसान? मधुमक्खियों को। क्यों? क्योंकि हमारे देश में मधुमक्खियों के द्वारा जितना शहद उत्पादन होता है उसमें 60% का योगदान सरसों की फसल करती है। मतलब मधुमक्खियां जितना शहद के लिए परागण और ये सब इकट्ठा करती है उसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है सरसों के पौधे का। 60% योगदान कौन देता है मधुमक्खियों के शहद निर्माण में? सरसों का पौधा। अब अगर आपने उस सरसों के पौधे में ऐसा हानिकारक जहरीला प्रोटीन डाला है जिससे कोई कीड़ा या खरपतवार मर रहा है तो बेशक सी बात है उससे मधुमक्खियां भी मरेंगी, तितलियां भी मरेंगी, दूसरी जो चिड़िया वगैरह उड़ के उसको खा रही है वो सब भी मरेंगी। तो सीधे सीधे हनी बी ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, उसने इसके ऊपर रोक लगाने की मांग की कि मधुमक्खियों को नुकसान करेगा। दूसरा, वही जहर है तो मानव के ऊपर भी असर करेगा तो स्वास्थ्य के लिए खतरा। तीसरा, जब मधुमक्खियों जैसे जीवों को मारेगा तो मिट्टी के अंदर भी तो बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ह्यूमस का काम करते हैं, तो भूमि की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचाएगा। इन सारे नुकसानों को देखते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों पर भी भारत में क्या लग गई? रोक। हानि भी देख ली, लाभ भी देख लिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या नाम है उसका? सुनहरा चावल या गोल्डन राइस। आपकी एग्जाम में 3 नंबर में पूछा गया टॉपिक है सुनहरा चावल या गोल्डन राइस। गोल्डन राइस या सुनहरा चावल क्यों बोला इसको? क्या इसका रंग सुनहरा है, गोल्डन कलर का है? नहीं। इसके निर्माण की पृष्ठभूमि क्या थी? क्यों किसी चावल को सुनहरा चावल बनाने की जरूरत पड़ी? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, कहाँ के? दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। कौन से देश? मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। यहाँ के लोगों में विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी पाई गई। किस चीज की कमी पाई गई? विटामिन ए की। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी और ज़ीरोफ्थेल्मिया। रतौंधी और ज़ीरोफ्थेल्मिया। तो इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के लोगों में विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी और ज़ीरोफ्थेल्मिया के बहुत अधिक मात्रा में केसेस देखे गए। वैज्ञानिकों को और डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में विटामिन ए की कमी को किस तरह से पूरा किया जाए। तो उन लोगों ने देखा कि इस क्षेत्र के लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि ये तटीय राज्य है सारे, तो ये लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम इस चावल में ही कोई ऐसा तत्व डाल दें जिससे इन लोगों की विटामिन ए की कमी पूरी हो जाए। फिर से उनकी रिसर्च चालू हुई, तो वो गए एक पौधे के ऊपर जिसका नाम था डाल्फिया। क्या नाम था पौधे का? डाल्फिया। डाल्फिया क्या है? एक पौधा है। इस पौधे में से उन्होंने 2 जीन निकाले। इन जीन का नाम आपको इंग्लिश में ही लिखना है। एक जीन का नाम था साई जीन और एक जीन का नाम था लाइसी जीन। कौन से 2 जीन निकाले? साई जीन और लाइसी जीन। और एक बैक्टीरिया के पास गए। उस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया भी कहाँ मिलता था? मिट्टी के अंदर। इस बैक्टीरिया से भी उन्होंने एक जीन निकाला। कौन सा जीन निकाला? सर्टल जीन। इन दोनों जीनों को, तीनों जीनों को लेके उन्होंने प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसप्लांट किया, जो हमारी प्रोसेस होती है। वाहक चाहिए हमको, इससे हमने बहुत सारी कॉपी बना ली, इन जीन की ढेर सारी कॉपी बन गई। फिर उस कॉपी को ले जाके हमने कहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया? हमने हमारे चावल के पौधे के अंदर इन सारे जीन को लेकर ट्रांसप्लांट कर दिया। तो हमारा चावल का पौधा क्या बन गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड बन गया, क्योंकि उसके जीन को हमने मॉडिफाइड किया। क्यों? क्योंकि हमने एक तो उसमें दूसरी प्रजाति के पौधे के जीन डाले और हमने उसमें एक बैक्टीरिया का जीन भी डाला। और अब इस चावल के पौधे की विशेषता क्या हो गई? इस चावल के पौधे की विशेषता हो गई कि ये पहले की तुलना में बहुत अधिक गुना केरोटीन संचय करने लग गया।
कैरोटीन वो पदार्थ है जब हमारे शरीर में जाके एक्टिव होता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? विटामिन ए में। तो अब लाइसीजीन, साइजीन और सर्टलजीन ने इस चावल के पौधे को किसका भंडार गृह बना दिया? कैरोटीन का। और वो कैरोटीन हमारी बॉडी में किसकी कमी को पूरा कर रहा था? विटामिन ए की कमी को पूरा कर रहा था। और धीरे धीरे पता चला कि साउथ ईस्ट एशिया में इस चावल के आने के बाद विटामिन ए की कमी पूरी तरह से दूर हो गई। आपको पता होगा मध्य प्रदेश की 40% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। तो मध्य प्रदेश में तो इस चावल की बहुत ज्यादा जरूरत है, विटामिन ए की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये था आपका क्या? गोल्डन राइस या सुनहरा चावल। 3 नंबर में आपसे पूछा गया था। कैसे लिखना है ये सब आपको नोट्स में मिलेगा। अभी हम नोट्स चल के पढ़ते हैं पहले पूरा, उसके बाद बचे हुए 2 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा हम उसको एक बार नोट्स में से देख लेते हैं। बीटी कपास देखा था अभी हमने। सबसे पहले क्या था बीटी कपास में? यह आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। जब भी कोई ऐसा नाम आता है, बीटी कपास, जीएम सरसों, महाधान, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टमाटर, आपकी पहली लाइन क्या होनी चाहिए? आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल या फिर ट्रांसजेनिक फसल। ये वर्ड लिखते से ही एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। आपको पता है क्यों पूछा है एग्जाम में, क्योंकि उसको पता है, आपको पता है ट्रांसजेनिक फसल है, तो बाकी चीजें बट ऑब्वियस आपको पता होंगी, है ना। तो पहली लाइन क्या होगी, चाहे वो 3 नंबर में, 5 नंबर में, 11 नंबर में, कैसे भी पूछे, पहली लाइन आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। अब कपास की बात करें तो कपास भारत की प्रथम आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। कपास भारत की प्रथम आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। इसमें मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, बेसिलस थुरिजिनेसिस के क्राई1AC जीन को सम्मिलित किया गया। बताया मैंने अभी आपको। इस जीन के प्रभाव से एक ऐसे विषैले बीटी टॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है जिससे कपास के फल को जैसे ही कोई कीट खाता है वो मर जाता है। तो फल को कीट से संरक्षण प्राप्त होता है। अब अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाए और आप इतना सारा नहीं लिखो, उसकी जगह आप 3 नंबर में पहले एक लाइन में लिख दो कि बीटी कपास भारत की प्रथम आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जो इस प्रकार से निर्मित होती है, और सीधे ये समीकरण डाल दो। आपका वर्ड भी बच गया, है ना। और आपके 3 नंबर में, क्योंकि 2020 में तो आपके वर्ड और कम हो गए हैं, तो सीधा लिखो बेसिलस थुरिजिनेसिस जीवाणु, इससे निष्कासित किया। यहां पे आप क्या वर्ड लिखोगे? निष्कासित। क्या किया? क्राई1AC जीन। इस क्राई1AC जीन का क्या किया? आरोपण। किसमें किया? कपास में। तो ये कपास क्या बन गया? बीटी कपास। आ गई पूरी समझ में? बेसिलस थुरिजिनेसिस जीवाणु से निष्कासित किया क्राई1AC जीन, उसका आरोपण कर दिया कपास में, तो कपास क्या बन गया? बीटी कपास। सीधे सीधे समझ में आ गया। भारत में बीटी कपास की व्यावसायिक कृषि के लिए GEAC ने 26 मार्च 2002 को अनुमति प्रदान की। GEAC क्या है अभी हम देखेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। एक संस्था का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। अभी सिर्फ ध्यान रखो कि GEAC ने 26 मार्च 2002 को, सन 2002 को, 26 मार्च 2002 को किसको अनुमति प्रदान की? बेसिलस थुरिजिनेसिस वाले कपास को। बीटी कपास की निम्नलिखित 3 प्रजातियों। अब अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है तो पहले लिखेंगे भारत की प्रथम आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल जिसका निर्माण निम्न प्रकार से होता है, करके वो समीकरण लिखा। उसके बाद भारत में 3 प्रजातियां प्राप्त होती है। कौन कौन सी? मैक 12, मैक 162 और मैक 184। आंसर कंप्लीट। 3 पॉइंट्स हो गए। ये 3 पॉइंट्स पर्याप्त हैं, बहुत अच्छे हैं, और आपको सीधे 3 नंबर दिलवाएंगे। ठीक है। ये कौन निर्माण करती है? मल्टीनेशनल कंपनी मॉन्सेंटो की। हमारे यहाँ पे ये पेरेंट कंपनी है, इसका बच्चा है यहाँ पे, मतलब इसकी छोटी कंपनी है जिसका नाम क्या है? महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी। वो इसका निर्माण करती है, जिसको माइको भी बोलते हैं। अब ये नाम आपको एग्जाम में नहीं लिखना है कि ये कंपनी माइको, मॉन्सेंटो, ये नाम इसलिए दिया है कि अब
आगे जब आप न्यूज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मोनसेंटो कंपनी क्या करती है, ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बीज बनाती है। माइको क्या करती है, मोनसेंटो की छोटी कंपनी है जो हमारे यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनाती है, ताकि आपको न्यूज समझ में आए कि मेरी कंट्री में या मेरे स्टेट में चल क्या रहा है, कौन सी कंपनियां काम कर रही है। ठीक है, उसके लिए लिखा है, आपको याद करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इनको, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि भारत में इसकी 3 प्रजातियां मिलती है, मैक 12, 162 और 184। अब इसके फायदे और नुकसान क्या हुए। प्रथम चरण में फसलों के भारी उत्पादन के साथ, बट ऑब्वियस बात है कोई कीड़ा फसल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आराम से प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो फसल की उत्पादकता में तो भारी वृद्धि होना जायज सी बात है। प्रथम चरण में फसलों के भारी उत्पादन के साथ किसानों में खुशी का माहौल था। वहीं दूसरी ओर वारंगल जिले में किसानों की बड़े पैमाने पर आत्महत्या और हजारों की संख्या में भेड़ बकरियों का मरना दूसरा पक्ष है, क्योंकि जो जहरीला प्रोटीन एक कीड़े को मार सकता है उसका भूसा जब गाय बकरियों ने खाया, चारा खाया, तो उनके ऊपर भी वो जहर काम किया और वो भी मर गई। दूसरे चरण में खेत में काम करने वाले किसानों में एलर्जी और श्वसन संबंधी विकृतियां सामने आई। क्यों? क्योंकि वो जहर किसान भी तो श्वास के द्वारा अंदर ले रहे थे। साधारण कपास की तुलना में बीटी कपास को 3 गुना ज्यादा पानी की जरूरत पड़ी। हर वो बीज जो हाई यील्ड वैरायटी देता है, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादकता देता है, जैसे पंजाब और हरियाणा, इस हाई यील्ड वैरायटी के बेसिस पे ही कृषि में इतने संपन्न राष्ट्र बने, और आज वो राष्ट्र हैं जो पानी की दृष्टि से ब्लैक लिस्टेड है, मतलब वहां पे भूमिगत जल लगभग खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब वहां पे भूमिगत जल जब निकालते तो आर्सेनिक निकलता है, जो सबसे निचली सतह होती है भूमिगत जल की, वहां पे आर्सेनिक पाया जाता है जो सीधा कैंसर उत्पन्न करता है, वो वहां पे निकल रहा है, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि आप भूमिगत जल की सबसे आखिरी वाली परत को खत्म कर रहे हो, इसके बाद आपको पानी नहीं मिलना जमीन को खोदने पर। इस लेवल पर आपको हाई यील्ड वैरायटी बीजों को सिंचाई करनी पड़ती है, तो ये भी हमारे पर्यावरण को क्या है, सीधा सीधा नुकसान है। क्या लाभ हुए एक बार और देख लेते हैं इनको। कपास के उत्पादन में वृद्धि, जिससे किसानों की आय में वृद्धि। पौधों में स्वयं कीटनाशक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता, जिससे दवा के छिड़काव की आवश्यकता नहीं। कीटनाशक उपायों के उपयोग में कमी से पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन। रोग या महामारी से फसलों के खराब होने की संभावना कम। अलग से क्यों लिखा, ताकि आपको दिमाग में रहे कि लाभ कैसे लिखना होता है, हानि कैसे लिखना होती है। बाकी चीजें मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नुकसान वही है, कीट प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाने से बीटी कपास के साथ अन्य फसलों को नुकसान, फसलों की उत्पादन लागत अधिक। बाकी जो भी लगा कि वारंगल में किसानों की आत्महत्या की, भेड़ बकरियां मर गई, पानी की ज्यादा आवश्यकता लगती है, ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा बीटी बैंगन। ये भी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है, जिसमें मृदा में प्राप्त जीवाणु बेसिलस थुरेजिनेसिस से क्राइबनेसी जीन निकालकर बैंगन में प्रवेश कराया जाता है। प्रतिरोपित बाह्य जीन की सहायता से बैंगन के पौधे में बीटी टॉक्सिन नामक कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, जो बैंगन को नुकसान पहुंचाने वाले वॉल्वम नामक कीटाणु को नष्ट कर देता है। सेम समीकरण से हमने बताया, क्राइबनेसी जीन का निष्कासन किया, उसको बेसिलस थुरेजिनेसिस में डाला और क्या बन गया, वो बैंगन में डाला और क्या बन गया, बीटी बैंगन। अब ये भारत में विवादित मुद्दा बना। क्यों? पक्ष वालों ने बोला कि आज कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, बैंगन ज्यादा से ज्यादा उपजाएंगे तो हमें ही फायदा होगा, और यह तना और फल छेदक कीड़े को रोक सकता है, जो बैंगन पर लगने वाले प्रमुख कीटों में से एक है। विपक्ष ने बोला स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, चूहों पर जीएम फसलों का प्रभाव, मतलब चूहों के ऊपर, चूहों को जब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स खिलाई गई तो उनके फेफड़े और उनकी किडनी खराब हो गए। बीज पराधीनता, जो ये बीज पराधीनता वाला पॉइंट अभी हम आगे देखेंगे, टर्मिनेटर जीन की वजह से ये बोल रहे हैं बीज पराधीनता, क्योंकि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बीज आते हैं वो ऐसे आते हैं कि एक बार आपने उनको खेतों में डाला, एक बार फसल उपजी, दूसरी बार उन्हीं बीजों से आप नई फसल नहीं उत्पादित कर सकते। वो कैसे होता है, जब हम टर्मिनेटर बीज पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है नुकसान में, बीज पराधीनता, जिससे देश की राजनीतिक, आर्थिक और खाद्य सुरक्षा समाप्त और कृषकों पर अतिरिक्त भार। तो अभी हमको क्या चीज पढ़नी है, बीज पराधीनता, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये वाली चीज अभी हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। फलतः 2009 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये भी अभी हमको देखना है, ने व्यवसायीकरण हेतु बीटी बैंगन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2000 में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। जब एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बता दी थी ये बात। अभी क्या कहीं पे बीटी बैंगन का प्रयोग हो रहा है? हाँ, बांग्लादेश में बीटी बैंगन का उत्पादन हो रहा है और लोग इसको खा रहे हैं। जीईएसी ने पाया कि सन 2013 में
बांग्लादेश ने महिको कंपनी कौन सी, वही महाराष्ट्र में जो मोंसेंटो की एक बेबी कंपनी है, महिको कंपनी ने बीटी बैंगन की प्रौद्योगिकी को मंजूर दे दी है और वर्तमान में वहां लगभग 50,000 से अधिक किसान इस फसल की खेती कर रहे हैं। भारत में कौन सी फसल ऐसी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होने के बाद भी उत्पादित हो रही है? एकमात्र फसल कौन सी? बीटी कपास। लेकिन बांग्लादेश में खाद्य फसल भी हो रही है, कौन सी? बीटी बैंगन। अगली चीज हमने पढ़ी गोल्डन राइस। 3 नंबर में आपसे पूछा था ये क्वेश्चन। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल, विटामिन ए की कमी वाले क्षेत्रों में इन सुनहरे चावल को आहार के रूप में प्रयोग करने का सर्वप्रथम प्रयास सन 1992 में शुरू हुआ। सुनहरे चावल को आनुवांशिक रूप से संशोधित प्रथम फसल मतलब प्रथम खाद्य फसल कहा जाता है। ठीक है, इसमें डेफोडिल बताया मैंने, एक पौधा लिया, डेफोडिल से प्राप्त साइजीन और लाइसीजीन तथा इर्विनिया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम याद रहता है तो याद करो, नहीं रहता है तो सीधे बैक्टीरिया लिखो। ठीक है, तथा इर्विनिया बैक्टीरिया से प्राप्त सर्टल जीन को धान की फसल में प्रवेश कराया गया, जिससे साधारण चावल की तुलना में इन फसलों में 23 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन संचयन की क्षमता का विकास हुआ। आहार में उपभोग के पश्चात बीटा कैरोटीन विटामिन ए के रूप में संग्रहित हो जाता है, जिससे बच्चों में रतौंधी की समस्या से निजात मिलती है। अब वापस आपसे 3 नंबर में पूछा था, तो बट ऑब्वियसली बात है, आप इतना लंबा चौड़ा तो लिखोगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायग्राम और समीकरण के थ्रू लिख के खत्म कर देंगे, जिससे हमारे वर्ड्स कंसाइज हो जाएंगे। ये डेफोडिल लिया, इससे क्या निष्कासित किया, साई और लाइसीजीन, इन जीन को किसमें ट्रांसप्लांट करा दिया, प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड क्या है हमारा, वाहक। इर्विनिया बैक्टीरिया लिया, क्या निष्कासित किया उससे, सर्टल जीन, किसमें ट्रांसप्लांट कराया, प्लाज्मिड में। ये दोनों का बहुत ज्यादा विकास हुआ, बहुत सारे हमारे पास जीन बन गए, इनको ले जाके चावल में ट्रांसप्लांट कर दिया, तो चावल का पौधा क्या बन गया हमारा, गोल्डन राइस। कितने वर्ड्स हुए, मुश्किल से 10 वर्ड्स। और एक लाइन में हमको क्या लिखना है, पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य फसल जिसका निर्माण इससे हुआ, क्यों, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, पूरा हो गया हमारा सुनहरा चावल। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, छत्तीसगढ़ जिंक राइस हम देखेंगे, फ्लेवर सेवर टमाटर देखेंगे, महाधान देखेंगे। उसके बाद ओवरऑल जितनी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमने पढ़ी है सबका एक साथ फायदा और नुकसान देखेंगे, ताकि आपसे सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जनरलाइज फॉर्म में पूछेगा तो आपको क्या लिखना है वो हमको समझ में आएगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आपको ये सारा कोर्स परचेस करना है तो आप रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और साथ में हमारा टॉप 100 2019 और टॉप 100 2020 का बैच चल रहा है, जिसमें आपको 2020 एग्जाम के लिए प्री मेंस इंटरव्यू सिर्फ 7,500 रुपए में, 100 बच्चे होने के बाद दिवाली तक 9,999 रुपए में, और दिवाली के बाद 15,000 रुपए में मिलेगा। इतनी कम कीमत पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीजें मिल रही है। वैसे आप अभी सिर्फ मेंस की टेस्ट सीरीज लेने के लिए जाओगे किसी बड़ी कोचिंग में, 7,500 रुपए सिर्फ मेंस की कोचिंग है, जहां पर आपको कोई 1-to-1 डिस्कशन भी अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे आपको 7,500 रुपए में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का गाइडेंस मिल रहा है। आपकी समझदारी के ऊपर है आपको कितने पैसे कहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे बाकी की बची हुई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। थैंक यू।